परम सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सतगुरु मार्ग चैनल को जो प्यार दे रहे हैं, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ जाकर सतगुरु मार्ग सर्च करें। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। जैसे कि इन दिनों डेरा ब्यास में नामदान की बख्शिश हो रही है। जिस किसी ने भी जाना है बड़ी खुशी के साथ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर जा सकता है जी। और जिनको आज नामदान की बख्शिश जहाँ पर्ची की बख्शिश हो चुकी है, सभी को मुबारकबाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस प्रकार है कि मालिक हर एक इंसान को उसके कर्मों के मुताबिक अकल बख्शता है और हर एक इंसान यही चाहता है कि वह दूसरों के सामने अपने आप को अक्लमंद पेश करे। अगर दूसरे की अकल आपको पसंद नहीं आती तो तुम्हारा कोई हक नहीं है कि उस शख्स से नफ़रत करो या उसे बुरा कहो। फिर फरमाया, कभी किसी मनुष्य, किसी कौम, किसी मजहब और किसी मुल्क से नफ़रत ना करो, इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं। जहाँ पे जो साखी दी जा रही है सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी की है। आपके व्यवहार में सबके प्रति सहानुभूति थी। आप सहनशीलता और क्षमा की साक्षात मूर्त थे। एक बार बंगाल से एक अमीर घराने का विद्यार्थी पीएचडी के लिए आपके कॉलेज में आया। उसके पास एक बहुत बढ़िया व कीमती कैमरा था। एक दिन किसी लड़के ने उसका कैमरा चुरा लिया। प्रिंसिपल ने सरदार बहादुर जी को बुलाकर कहा कि कैमरे की चोरी होने में कॉलेज की बदनामी है, कैमरा बरामद करवाना और चोर को पकड़वाना चाहिए। सरदार बहादुर जी ने जवाब दिया, कैमरा तो मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि लेने वाले को सज़ा नहीं देंगे बल्कि उसका नाम भी नहीं पूछेंगे। आपने अपील की कि कैमरे के चोरी हो जाने में कॉलेज की बड़ी बदनामी है। जो कैमरा ले गया है वह उसे लाकर मेरी मोटर में रख दे। दूसरे दिन दोपहर को चोर खुद कैमरा रख गया। प्रिंसिपल ने सरदार बहादुर जी से उस लड़के का नाम पूछा, लेकिन आपने जवाब दिया कि शर्त यही थी कि नाम नहीं पूछेंगे। कुछ लोगों ने सरदार बहादुर जी से बहस की कि आप एक चोर को छिपा रहे हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। आपने सबकी बात सुनी और उत्तर दिया, मैं चोर को छिपा नहीं रहा हूँ, उसे पक्का चोर बनने से बचा रहा हूँ। सज़ा से उसकी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी और उसके दिल पर इसका उल्ट असर होगा। दूसरे दिन कैमरा चुराने वाले लड़के ने आपके पास आकर अपना जुर्म स्वीकार किया और माफ़ी मांगी। सरदार बहादुर जी ने उसे बड़े प्यार के साथ समझाया कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ और नेकी की राह पर कदम जमाकर चलने की कोशिश करो। वह लड़का केंद्रीय शासन में बहुत बड़ा अफसर था। सरदार बहादुर जी कभी किसी की निंदा करना तो दूर रहा, आलोचना तक न करते थे। किसी धर्म, जाति या देश को बुरा नहीं कहते थे। पंडित लालचंद जी ने जून 1921 का अपना एक अनुभव सुनाते हुए बताया, एक बार उन्होंने कॉलेज में अपने अफसर की सरदार बहादुर जी से शिकायत की। शिकायत सुनकर सरदार बहादुर जी ने पंडित जी से कहा कि मालिक हर एक इंसान को उसके कर्मों के मुताबिक अकल बख्शता है और हर एक इंसान यही चाहता है कि वह दूसरों के सामने अपने आप को अक्लमंद पेश करे। अगर दूसरों की अकल तुमको पसंद नहीं तो तुम्हारा कोई हक नहीं कि उस शख्स से नफ़रत करो या उसे बुरा कहो। फिर फरमाया, कभी किसी मनुष्य, किसी कौम, किसी मजहब, किसी मुल्क से नफ़रत ना करो, इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं।
फिर आपने पंडित जी से अनुरोध किया कि उस अधिकारी से जाकर निंदा के वचन कहने के लिए क्षमा मांगें। जब पंडित जी उस अधिकारी के पास माफ़ी मांगने गए तो पूरी बात सुनकर उसका दिल भर आया और वह पंडित जी से बड़ी इज्जत और प्यार के साथ पेश आया। जब पंडित लालचंद जी को कृषि कॉलेज में नौकरी मिली तो सरदार बहादुर जी ने उन्हें सलाह दी, कभी गलत बयान ना करो, अगर आपका कसूर हो तो फ़ौरन मंजूर करो, नौकरी हजूर महाराज जी की समझ कर करो, वक्त के पाबंद रहो और अपना फ़र्ज अदा करने में गफलत ना होने दो, गलती और बेईमानी से बचो, हमेशा अपने अफसर की इज्जत करो, जीवन में अपने साथ होने वाली हर बात को आप अपने सतगुरु की मौज मानकर स्वीकार करते रहे, सुख दुख बीमारी आदि हर बात को आप शांति और समता के साथ स्वीकार करते, कभी किसी बात के लिए उनकी जुबान पर शिकायत तो दूर नाराज़गी के लफ्ज़ तक ना आते। 1920 में इंपीरियल एग्रीकल्चर सर्विस कमीशन ने आपको भारतीय कृषि सेवा इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस के लिए चुना। उस समय तो रसायन विभाग में कोई स्थान खाली ना था, लेकिन कुछ समय के बाद एक स्थान खाली हुआ। यह प्रथम श्रेणी का पद था। आपको नियुक्त करने का पत्र लिखा जा रहा था कि इसी बीच एक मंत्री सर जोगिंदर सिंह के निकट संबंधी को दबाव में आकर यह पद दे दिया गया। सरदार बहादुर जी के मित्रों और साथियों को इस बात पर बहुत बुरा लगा। उन्होंने इस बेइंसाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की राय दी और सरदार बहादुर जी को इसके लिए मजबूर करने की कोशिश की, परंतु आप किसी प्रकार का विरोध करने को राजी ना हुए। आपके भाई साहब सरदार भगत सिंह ने भी बहुत जोर दिया कि इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ऊपर के अधिकारियों को पत्र लिखना चाहिए, पर आपने कुछ ना बोला। जब शनिवार को सरदार बहादुर जी लायलपुर से ब्यास आ रहे थे तो रेल में पूरे रास्ते पंडित लालचंद जी आपसे बहस करते रहे कि आप क्यों विरोध नहीं करते, लेकिन आप अपने निर्णय पर अडिग और अडोल रहे और फरमाया, मेरी सरकार तो हजूर महाराज जी हैं, जो कुछ हुआ है उनकी मौज के बगैर नहीं हुआ है। ब्यास में सरदार भगत सिंह ने आपके सामने सारी बात हजूर महाराज जी को बताई। हजूर ने आपकी ओर देखते हुए पूछा, क्यों जगत सिंह? इस पर सरदार बहादुर जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, जो हजूर ने किया है यह ठीक है। यह सुनकर महाराज जी बहुत खुश हुए और फरमाया, शाबाश, सत्संगी को ऐसा ही होना चाहिए। आप अक्सर हर शनिवार को कॉलेज के बाद लायलपुर से रवाना होकर रात को 9-10 बजे तक डेरे पहुंचते और एतवार की रात को वापस चले जाते। हजूर महाराज जी शनिवार को आपका इंतज़ार करते रहते। डेरे पहुंचते ही आप हजूर के दर्शन के लिए ऊपर जाते और फिर खाना खाते। कई बार देर हो जाने की वजह से खाने की छुट्टी हो जाती थी। एक बार हजूर ने हुक्म दिया कि छुट्टी के दिन भी अपने प्रिंसिपल से शहर से बाहर जाने की इजाज़त लेकर आया करो। इसलिए आप हर शनिवार को प्रिंसिपल डॉक्टर लैंडर से छुट्टी लेकर आते। धीरे धीरे हर शनिवार को आपका छुट्टी के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में आना नियम सा हो गया। जैसे ही आप ऑफिस में जाकर खड़े होते तो डॉक्टर लैंडर आपसे कहते, हाँ आप ब्यास जा सकते हैं। यह सिलसिला इस प्रकार बंध गया था कि हर शनिवार को आप जाकर ऑफिस में खड़े हो जाते तथा कुछ ना बोलते और प्रिंसिपल आपको देखकर छुट्टी दे देता। एक शनिवार को सरदार बहादुर जी हमेशा की तरह डॉक्टर लैंडर के ऑफिस में आकर खड़े हो गए। उसने कहा, हाँ जगत सिंह, आप जा सकते हैं। बाहर आने पर आपको याद आया कि इस बार सोमवार भी छुट्टी का दिन है। आप ऑफिस वापस जाकर खड़े हो गए। डॉक्टर लैंडर ने जब दोबारा सरदार बहादुर जी को देखा तो आपके मस्तक की ओर टकटकी लगाकर देखते रह गए।
कुछ देर बाद बोले, हाँ, आप सोमवार को भी लायलपुर से बाहर रह सकते हैं और आइंदा छुट्टी के दिन मुझसे इजाज़त लेने ना आए। मेरी ओर से आपको पूरी इजाज़त है। आप हर छुट्टी का दिन ब्यास में बिताएं। बाद में डॉक्टर लैंडर ने बताया कि जब सरदार बहादुर जी दोबारा ऑफिस में आए तो उसे आपके मस्तक पर हजूर महाराज सावन सिंह जी के दर्शन हुए थे। सरदार बहादुर जी महाराज लायलपुर आने वाले मित्रों और परिचितों को अपने यहाँ ठहराते थे। अतिथियों के लिए अलग कमरा था और नौकर को आदेश था कि उनकी बराबर देखभाल करे और समय पर दूध, नाश्ता, खाना आदि खिला दे, परंतु मेहमानों के आने जाने से अपने कॉलेज के कार्य और भजन सिमरन के नित्य नेम में बाधा नहीं आने देते थे। कई बार मेहमान आपके यहाँ कई दिनों तक ठहरते और इस अरसे में आपसे मिलने का मौका भी ना मिल पाता। एक बार डॉक्टर जगन्नाथ चावला, जो कि आजकल शासन में एक उच्च अधिकारी हैं, आपके यहाँ ठहरे। 8-10 दिन तक सरदार बहादुर जी से भेंट का अवसर नहीं मिला। जब जाने लगे तो आपसे मिले। सरदार बहादुर जी ने आपको देखकर पूछा कि आप कब आए। चावला साहब ने जवाब दिया कि उनको आए 8-10 दिन हो गए। इस पर सरदार बहादुर बोले, आप कहाँ ठहरे हैं? आपको तो मेरे यहाँ ठहरना चाहिए था। एक बार सरदार सेवा सिंह, जो बाद में सेशन जज बनकर रिटायर हुए, 1 महीने की किसी ट्रेनिंग के लिए लायलपुर आए। सरदार भगत सिंह जी से आपका अच्छा परिचय था और उनके आग्रह से आप सरदार बहादुर जी के यहाँ पहुँचे। नौकर ने सरदार भगत सिंह का नाम सुनकर ठहरा लिया। 1 महीने तक आपकी सरदार बहादुर जी से मुलाकात ना हो पाई। सरदार बहादुर जी कॉलेज के बाहर आते ही भजन में बैठ जाते। नौकर कमरे में खाना रख देता था। जब आप उठते खाना खा लेते। सुबह भजन से उठकर 1 गिलास दूध पीकर कॉलेज चले जाते। जिस रोज़ सरदार सेवा सिंह जी की ट्रेनिंग ख़त्म हुई, वह सरदार बहादुर जी से मिले और बोले, जी मैं आज जा रहा हूँ। सरदार बहादुर ने पूछा कि उनका लायलपुर आना कैसे हुआ। इस पर सेवा सिंह जी ने बताया कि वह एक ट्रेनिंग के लिए आए थे और कहा, सरदार भगत सिंह जी की मेहरबानी से। भाई साहब का नाम सुनकर सरदार बहादुर जी बीच में ही बोल उठे, ओहो, जब भाई साहब ने आपको भेजा है तो आपको मेरे जहाँ ठहरना चाहिए था। ऐसे 1-2 ही नहीं बल्कि कई प्रसंग हैं। आपका घर मेहमानों के लिए हमेशा खुला रहता था। जुलाई 1943 में आप लगभग 33 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन लेकर रिटायर हुए। पेंशन के फार्म तैयार करने के लिए पासपोर्ट साइज के आपके फ़ोटो की ज़रूरत थी। जब पंडित लालचंद जी के साथ आप लायलपुर शहर में एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पर गए तो बातों ही बातों में पता चला कि आप लायलपुर शहर में 17 वर्ष के बाद आए थे। कॉलेज के विद्यार्थी और दूसरे प्रोफेसर आपको एक बहुत ही बड़ी विदाई पार्टी देना चाहते थे। प्रिंसिपल आपका एक बड़ा रंगीन फ़ोटो बनवाकर कॉलेज के मुख्य हॉल में लगवाना चाहते थे, परंतु सरदार बहादुर जी को अपना मान सम्मान करवाना पसंद ना था और ना ही आप चाहते थे कि आपके विद्यार्थी और मित्र आपको विदा करते समय भावुक होकर आंसू बहाएं। इसलिए आप एक दिन चुपचाप वहां से रवाना होकर डेरे में आ गए। आने से पहले अपना फर्नीचर आदि से भरा हुआ मकान वैसे ही पंडित लालचंद जी के पास छोड़ आए। उनसे कहा कि जो सामान उनके काम में आए वह रख लें, बाकी बड़े भाई साहब सरदार भगत सिंह जी के पास भेज दें। डेरे आकर आपने कभी पूछा भी नहीं कि सामान का क्या किया। जो सामान पंडित जी ने जलंधर भेजा उसे कभी खोलकर देखा भी नहीं। धन दौलत से आपको शुरू से ही कोई मोह ना था। संसारिक पदार्थों की ओर से बिल्कुल बेमुख थे। घर के मकान, खेती की ज़मीन आदि
सम्मिलित संपत्ति से हजारों की आमदनी थी। उसकी वसूली और व्यवस्था सरदार भगत सिंह ही करते थे। आपने कभी उनसे पूछा तक नहीं कि कितनी आमदनी हुई, कैसे खर्च हुई। रिटायर होने पर सरकार से आपको मिली प्रोविडेंट फंड आदि हजारों रुपए की धनराशि के बारे में पंडित लालचंद जी बताते हैं कि आपने जालंधर आकर सरदार भगत सिंह जी को बताए बिना उनके मुंशी को देकर बैंक में उनके खाते में जमा करवा दी। जब मुंशी ने सरदार भगत सिंह से इस बात का जिक्र किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। डेरे आने पर यहाँ भी आपका कार्यक्रम सत्संग, दर्शन तथा भजन सिमरन रहता था। हजूर महाराज जी ने विदेश से आने वाले पत्रों के उत्तर लिखने की सेवा प्रोफेसर जगमोहन लाल जी के साथ ही आपको भी कई वर्ष दे रखी थी। डेरे आने पर आपको लंगर में खाना ठीक तरह से बरताने की सेवा दी गई। आप यह सेवा बड़ी लगन और प्यार के साथ करते थे। हालांकि हजूर के आदेश से आप लायलपुर में हर एतवार को सत्संग किया करते थे, परंतु डेरे में आपने हजूर की उपस्थिति में कभी सत्संग नहीं किया, क्योंकि आप अपने सतगुरु के बराबर बैठना स्वीकार नहीं करते थे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हमने यह सीखा कि गुरु की इज्जत गुरु के हुक्म में कैसे रहते हैं और हुक्म में रहने से गुरु कितना खुश होता है, जे हमने सरदार बहादुर जगत सिंह जी से बखूबी सीखना है। सो हमें भी चाहिए कि गुरु के आदेश में रहें, गुरु की खुशी में रहें, जैसे भी रखता है वैसे रहें, कभी किसी बात पे लालच, विचार, विरोध ना करें। सो मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सभी संगत को आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी जी।